नमस्कार। हमने अपने पिछले वीडियो भारत की आर्थिक यात्रा सनातन संस्कृति से सनातन अर्थव्यवस्था तक में भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछले 2000 वर्षों की यात्रा को संक्षिप्त स्वरूप में प्रस्तुत किया था। आज भारत एक बार फिर से विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो भारत हजारों वर्षों तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहा। ज्ञान, व्यापार, विज्ञान, कला, सबका केंद्र। वह भारत किस प्रकार विदेशी आक्रांताओं से जूझकर आज फिर से अग्रणी अर्थव्यवस्था बन रहा है। इतिहास के पन्नों में इस यात्रा के विवरण अत्यधिक उतार चढ़ाव से भरे हैं। आइए आज इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के उन अनकहे पन्नों पर चर्चा करें। इतिहास के पन्नों को पलटें तो एक ऐसे भारत की तस्वीर उभरती है जो न केवल ज्ञान और आध्यात्म का केंद्र था, बल्कि विश्व की अग्रणी आर्थिक महाशक्ति भी था। यह भारत का आर्थिक स्वर्णयुग था, एक ऐसा समय जब दुनिया की अर्थव्यवस्था का हर रास्ता भारत की ओर आता था। पहली सदी ईस्वी के आसपास, जब विश्व के कई हिस्से अभी विकसित हो रहे थे, भारत की अर्थव्यवस्था अपने शिखर पर थी। प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार एंगस मैडिसन के शोध के अनुसार उस दौर में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्लोबल जीडीपी में भारत का हिस्सा 33% से भी अधिक था। यह आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि उस असाधारण समृद्धि का प्रमाण है जो भारत की भूमि पर पनप रही थी। यह उस समय की सबसे बढ़त ही मानी जाने वाली अर्थव्यवस्था रोमन साम्राज्य से भी कहीं ज्यादा थी। यह धन किसी एक स्रोत से नहीं, बल्कि एक बहुआयामी और सुविकसित आर्थिक तंत्र से आ रहा था, जिसकी जड़ें गहरी और मजबूत थीं। इस समृद्धि का एक चमकता हुआ प्रतीक था हीरा। 18वीं सदी तक जब ब्राजील में हीरे की खदानें मिली, तब तक दुनिया के लिए हीरे का एकमात्र स्रोत भारत ही था। एक अनुमान के अनुसार विश्व का 90% से अधिक हीरा उत्पादन भारत की गोलकोंडा जैसी खदानों से होता था। ये सिर्फ पत्थर नहीं थे, बल्कि भारतीय कारीगरी और व्यापारिक कौशल के प्रतीक थे। भारतीय जौहरी हीरे को तराशने और चमकाने की कला में माहिर थे, जिससे उनकी कीमत और आकर्षण कई गुना बढ़ जाता था। कोह-ए-नूर जैसे विश्व प्रसिद्ध हीरे इसी भूमि की देन है, जो आज भी भारतीय समृद्धि की कहानियां कहते हैं। लेकिन भारत की आर्थिक कहानी सिर्फ हीरो तक सीमित नहीं थी। भारत दुनिया का कारखाना था, जो उच्चतम गुणवत्ता वाले उत्पादों का निर्माण और निर्यात करता था। यहाँ के मसाले, जैसे काली मिर्च, जिसे काला सोना कहा जाता था, पूरी दुनिया में बेशकीमती थे। भारतीय वस्त्र उद्योग का कोई सानी नहीं था। ढाका की मलमल इतनी महीन होती थी कि पूरी थान एक अंगूठी से निकल जाती थी, और यहाँ के रेशम और सूती कपड़े पूरी दुनिया के राजघरानों की पहली पसंद थे। धातु कर्म में भी भारत अग्रणी था। दिल्ली का लौह स्तंभ आज भी 1600 साल बाद बिना जंग लगे खड़ेदा है, जो उस युग के धातु विज्ञान का अद्भुत प्रमाण है। इसके अलावा आयुर्वेद के रूप में स्वास्थ्य का ज्ञान और गणित में शून्य और दशमलव प्रणाली जैसे क्रांतिकारी विचार भारत के वो अमूल्य उपहार थे, जिन्होंने पूरी दुनिया की प्रगति को दिशा दी। भारत केवल वस्तुएं नहीं, बल्कि ज्ञान और विचार भी निर्यात कर रहा था। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यह असाधारण समृद्धि आई कहां से। यह किसी साम्राज्यवादी लूट या दूसरों के शोषण पर आधारित नहीं थी। इसकी नींव भारत के अपने सनातन आर्थिक मॉडल पर रखी गई थी। यह एक ऐसा मॉडल था जो जीवन के 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बीच एक गहरा संतुलन स्थापित करता था। अर्थ यानी धन कमाना जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य माना जाता था, लेकिन इसे धर्म यानी नैतिकता और कर्तव्य के दायरे में रहकर ही प्राप्त करने पर जोर दिया जाता था। व्यापार में ईमानदारी, कारीगरों का सम्मान और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी, ये सब इस आर्थिक दर्शन का हिस्सा थे। इस मॉडल ने एक ऐसी विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था को जन्म दिया जहां गांव आत्मनिर्भर थे और शहर व्यापार के केंद्र थे। कारीगरों और व्यापारियों ने अपनी श्रेणियां या गिल्ड बना रखी थीं, जो न केवल उनके हितों की रक्षा करती थीं, बल्कि उत्पादों की गुणवत्ता और कीमतों को भी नियंत्रित करती थीं। ये श्रेणियां बैंकों की तरह भी काम करती थीं, जिससे व्यापार के लिए पूंजी आसानी से उपलब्ध होती थी। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें हर व्यक्ति को अपनी योग्यता और परिश्रम के बल पर आगे बढ़ने का अवसर मिलता था। यह समृद्धि किसी एक राजा या साम्राज्य की नहीं, बल्कि भारत के जन जन की थी। यह सनातन आर्थिक मॉडल ही था जिसने भारत को सदियों तक विश्व का आर्थिक ध्रुव तारा बनाए रखा, जहां धर्म और अर्थ साथ साथ चलते थे और समृद्धि का प्रवाह ऊपर से नीचे तक समाज के हर वर्ग तक पहुंचता था। सनातन अर्थव्यवस्था का आधार था संतुलन। न लाभ की अंधी दौड़, न शोषण। ग्राम पंचायतें आर्थिक इकाइयां थीं, कारीगरों की श्रेणियां आज के गिल्ड उद्योग चलाती थीं। कृषि प्रकृति सम्मत थी, व्यापार वैश्विक था और समाज समावेशी।
मुगल शासन ने भारत के सनातन आर्थिक ढांचे को गहरी चोट पहुंचाई। जबरन कर वसूली, स्थानीय उद्योगों पर भारी कर, केंद्रीकृत सत्ता के नाम पर अन्य राज्यों पर आक्रमण, लूट एवं सनातन अर्थव्यवस्था के केंद्र मंदिरों का ह्रास, इन सब ने ग्राम्य अर्थव्यवस्था को कमजोर किया। फिर भी भारत की सनातन जड़ें इतनी मजबूत थीं कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह नहीं टूटी। यदि मुगल शासन के अंतिम दौर ने भारत की केंद्रीय शक्ति को कमजोर किया, तो ब्रिटिश शासन ने उसकी आत्मा यानी उसकी अर्थव्यवस्था को लगभग खंडहर बना दिया। यह विनाश आकस्मिक नहीं, बल्कि एक सोची समझी, व्यवस्थित और क्रूर नीति का परिणाम था। जहां पहले के शासकों ने भारत से धन कमाया और यहीं खर्च किया, वहीं अंग्रेजों ने भारत को एक विशाल स्रोत की तरह इस्तेमाल किया, जिसका एकमात्र उद्देश्य ब्रिटेन की तिजोरियां भरना था। ये कहानी है इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक शोषण की, जिसने दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक को सबसे गरीब देशों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। आंकड़े इस तबाही की गवाही देते हैं। 18वीं सदी की शुरुआत में जब अंग्रेज व्यापारी के रूप में भारत आए, तब वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी लगभग 33% थी, जो पूरे यूरोप की संयुक्त हिस्सेदारी से भी ज्यादा थी। लेकिन 200 वर्षों के औपनिवेशिक शासन के बाद 1947 में जब वे भारत छोड़कर गए, तो यह हिस्सेदारी घटकर मात्र 3% रह गई। यह गिरावट सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की बर्बादी, टूटे हुए सपनों और एक सभ्यता की लूटी हुई विरासत का प्रतीक है। इस विनाश का सबसे पहला और गहरा असर भारत के विश्व प्रसिद्ध कुटीर उद्योगों पर पड़ा। भारत का कपड़ा, विशेषकर ढाका की मलमल और कालीकट का कैलिको, सदियों से दुनिया भर में अपनी गुणवत्ता के लिए जाना जाता था। लेकिन ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति को अपने ही देश के उत्पादों के लिए एक बाजार चाहिए था। इसके लिए एक दोहरी रणनीति अपनाई गई। पहले भारतीय कपड़ों पर ब्रिटेन में भारी आयात शुल्क लगाया गया, जिससे वे वहां के बाजारों में महंगे और इनवाइबल हो गए। और फिर इसका दूसरा और ज्यादा घातक पहलू सामने आया। ब्रिटेन की मशीनों से बने सस्ते कपड़ों को भारत के बाजारों में बिना किसी शुल्क के उतारा गया। नतीजा यह हुआ कि भारतीय बुनकर और कारीगर अपने ही देश में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। जो हाथ कभी दुनिया का सबसे बेहतरीन कपड़ा बुनते थे, वे अब बेकार हो गए। लाखों कारीगरों की पीढ़ियों की कला और कौशल दम तोड़ने लगे। गांव के गांव, जो कभी कपड़ा उत्पादन के जीवंत केंद्र थे, वीरान हो गए। यह भारत का विऔद्योगीकरण था, एक ऐसा व्यवस्थित विनाश जिसने भारत की उत्पादन क्षमता की कमर तोड़ दी। उद्योगों को नष्ट करने के बाद अंग्रेजों ने भारत की भूमिका को पूरी तरह से बदल दिया। जो देश कभी तैयार माल का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक था, उसे अब सिर्फ कच्चा माल पैदा करने वाला एक आपूर्तिकर्ता बना दिया गया। भारतीय किसानों को अपनी मर्जी से खाद्य फसलें उगाने की बजाय नील, कपास और अफीम जैसी नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया गया, जिनकी जरूरत ब्रिटेन के कारखानों को थी। यह कच्चा माल भारत से कौड़ियों के दाम पर खरीदा जाता, जहाजों में भरकर ब्रिटेन भेजा जाता और फिर वहीं के कारखानों में तैयार माल बनाकर वापस भारतीय बाजारों में ऊंचे दामों पर बेचा जाता। इस एक तरफा व्यापार ने भारत को पूरी तरह से ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर निर्भर बना दिया। इस आर्थिक शोषण का सबसे भयावह परिणाम अकालों के रूप में सामने आया। नकदी फसलों की खेती पर जोर देने से खाद्य उत्पादन में भारी कमी आई। अंग्रेजों की लगान नीतियां इतनी कठोर थीं कि फसल हो या न हो, किसानों को भारी कर चुकाना पड़ता था, जिससे वे अक्सर कर्ज के जाल में फंस जाते थे। और जब सूखा या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती, तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती। इतिहास गवाह है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में बार बार और भयानक अकाल पड़े। सबसे दुखद बात यह थी कि इन अकालों के दौरान भी भारत से अनाज का निर्यात ब्रिटेन और अन्य देशों को जारी रहता था। 1943 के बंगाल के अकाल जैसे मानव निर्मित संकटों में अनुमान है कि 30 लाख से ज्यादा लोग भूख से मारे गए, जबकि गोदामों में अनाज भरा पड़ा था। कुल मिलाकर ब्रिटिश राज में पड़े विभिन्न अकालों में करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। यह सब उस महालूट का हिस्सा था जिसे धन की निकासी या ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा गया। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक जैसे विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों में भारत से लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर के बराबर की संपत्ति निकाली। यह रकम इतनी बड़ी है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। यह धन होम चार्जेस, ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन और पेंशन और एक तरफा व्यापार मुनाफे जैसे कई रास्तों से ब्रिटेन पहुंचता रहा। यह आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा और निरंतर धन स्थानांतरण था, जिसने ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को वित्त पोषित किया और लंदन को दुनिया का वित्तीय केंद्र बना दिया, जबकि भारत को गरीबी और भुखमरी के अंधेरे में धकेल दिया। इस आर्थिक तबाही ने भारत की सामाजिक संरचना को भी तोड़ दिया। आत्मनिर्भर गांव बिखर गए, पारंपरिक ज्ञान प्रणालियां लुप्त हो गईं
और एक पूरे राष्ट्र का आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया। 1947 में जब भारत को आजादी मिली तो यह वह सोने की चिड़िया नहीं थी जिसके चर्चे दुनिया भर में थे, बल्कि एक ऐसा देश था जो गंभीर गरीबी, निरक्षरता और औद्योगिक पिछड़ेपन से जूझ रहा था। औपनिवेशिक शासन की रात बहुत लंबी और अंधेरी थी, लेकिन हर रात की सुबह होती है। इस खंडहर हो चुकी नींव पर एक नए भारत का निर्माण होना था। यह चुनौती बहुत बड़ी थी, लेकिन करोड़ों भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की लौ और अपने देश को फिर से बनाने का संकल्प उससे भी ज्यादा बड़ा था। 1947 में भारत ने एक टूटी हुई अर्थव्यवस्था से शुरुआत की, लेकिन सभ्यता की स्मृति, सनातन आर्थिक सोच फिर जागी। हरित क्रांति ने खाद्य सुरक्षा दी, उदारीकरण ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा दी और 2014 के बाद डिजिटल क्रांति ने भारत को समावेशी विकास का मॉडल बना दिया। स्वतंत्रता के बाद दशकों के संघर्ष और पारिवारिक लूट के पश्चात आज 21वीं सदी का भारत एक नए आर्थिक पथ पर अग्रसर है। यह एक ऐसा मार्ग है जिसकी जड़ें हजारों वर्ष पुरानी सनातन आर्थिक दृष्टि में गहराई तक समाई हुई हैं, लेकिन जिसकी शाखाएं भविष्य की तकनीक और वैश्विक आकांक्षाओं को छू रही हैं। आज भारत की आर्थिक नीतियों में हमें उसी सनातन दर्शन की एक स्पष्ट और शक्तिशाली झलक दिखाई देती है, जो केवल धन सृजन पर नहीं बल्कि धर्म यानी कर्तव्य, संतुलन और समग्र कल्याण पर केंद्रित है। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था का पुनर्जागरण है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः के सिद्धांत को आर्थिक मॉडल में ढालने का प्रयास कर रही है, जहां विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इस नए मॉडल का सबसे सशक्त उदाहरण है ग्राम्य अर्थव्यवस्था और डिजिटल इंडिया का संगम। सनातन भारत की आर्थिक शक्ति हमेशा उसके आत्मनिर्भर गांवों में निहित रही है। आज उसी विकेंद्रीकृत शक्ति को डिजिटल तकनीक से जोड़ा जा रहा है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई ने गांव के छोटे व्यापारी से लेकर किसान तक सबको मुख्य धारा की वित्तीय प्रणाली से जोड़ दिया है। ये केवल एक भुगतान प्रणाली नहीं बल्कि एक आर्थिक क्रांति है जो बिचौलियों को खत्म कर रही है और ग्रामीण भारत को सीधे वैश्विक बाजार से जोड़ रही है। यह प्राचीन ग्राम स्वराज्य की अवधारणा का आधुनिक अवतार है, जहां तकनीक परंपरा को बाधित नहीं करती बल्कि उसे सशक्त बनाती है। इसी तरह स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के सदियों पुराने आदर्शों को मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों के माध्यम से पुनर्जीवित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य केवल आयात कम करना नहीं बल्कि भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है। यह आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में एक निर्णायक कदम है। जब एक देश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं सक्षम होता है तो वह अपनी नीतियां बिना किसी बाहरी दबाव के बना सकता है। आज भारत रक्षा से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर क्षेत्र में अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रहा है, जो न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है बल्कि करोड़ों रोजगार भी पैदा करता है। सनातन दर्शन ने हमेशा प्रकृति के साथ सामंजस्य पर बल दिया है। ईशावास्यमिदं सर्वम का सिद्धांत हमें सिखाता है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह ईश्वर से व्याप्त है और हमें उसका त्यागपूर्वक भोग करना चाहिए। आज के युग में यह दर्शन प्रकृति सम्मत विकास के रूप में प्रकट हो रहा है। भारत पेरिस समझौते के लक्ष्यों को समय से पहले पूरा करने की दिशा में काम कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे मंचों के माध्यम से दुनिया को एक स्थायी भविष्य का मार्ग दिखा रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर और पवन ऊर्जा पर अभूतपूर्व ध्यान देना केवल एक पर्यावरणीय नीति नहीं बल्कि एक आर्थिक और नैतिक अनिवार्यता है। यह भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाते हुए वैश्विक नेतृत्व की भूमिका में स्थापित कर रहा है। किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति उसके लोग होते हैं। भारत आज दुनिया का सबसे युवा देश है और इस युवा आबादी को कौशल और ज्ञान से लैस करना भविष्य की शक्ति की कुंजी है। स्किल इंडिया और नई शिक्षा नीति जैसे कार्यक्रम इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। पारंपरिक ज्ञान के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और जीन एडिटिंग जैसी भविष्य की तकनीकों में युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह डेमोग्राफिक डिविडेंड को एक वास्तविक आर्थिक शक्ति में बदलने की रणनीति है जो भारत को आने वाले दशकों के लिए ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने में सक्षम बनाएगी। अंततः आधुनिक भारत की आर्थिक कहानी तकनीक और परंपरा के एक अनोखे संगम की कहानी है। यह एक ऐसा राष्ट्र है जो एक ओर दुनिया के सबसे उन्नत डिजिटल भुगतान सिस्टम का निर्माण करता है और दूसरी ओर योग और आयुर्वेद जैसी अपनी प्राचीन स्वास्थ्य प्रणालियों को वैश्विक मान्यता दिलाता है। यह एक ऐसा देश है जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने की महत्वाकांक्षा रखता है और साथ ही अपने हस्तशिल्प और पारंपरिक कलाओं को भी संरक्षित और बढ़ावा देता है। यह द्वंद्व नहीं बल्कि एकीकरण है।
यह इस बात का प्रमाण है कि एक राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी प्रगति के आसमान को छू सकता है। सनातन अर्थव्यवस्था का यह पुनर्जागरण केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक स्थायी, समावेशी और मानवीय विकास का नया मार्ग प्रशस्त कर रहा है। भारत का उदय केवल आर्थिक नहीं, सभ्यतागत पुनर्जागरण है। भारत का मॉडल मानव केंद्रित है, यह प्रकृति सम्मत है, यह समावेशी है और यह वैश्विक कल्याण पर आधारित है। दुनिया संकटों से जूझ रही है और भारत स्थिरता का स्तंभ बनकर उभर रहा है। भारत का पुनरुत्थान किसी चमत्कार का परिणाम नहीं, यह सनातन मूल्यों की वापसी है। एक ऐसा मॉडल जो संतुलन देता है, सहभागिता देता है और मानवता को दिशा देता है। यही है आज के भारत का मूल मंत्र, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यही संतुलन, सहभागिता एवं मानवता का समावेश कहता है कि भारत फिर उठ रहा है, केवल एक आर्थिक शक्ति नहीं बल्कि विश्व गुरु बनने की। क्योंकि भारत अपने आर्थिक लाभ के लिए किसी अन्य राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करता, ना ही उनके नेचुरल रिसोर्सेज पर अपना अधिकार जमाने के लिए। भारत के विश्व गुरु बनने का सत्य भारत की ग्लोबल साउथ नीति में साफ झलकता है।